नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। मुद्दे की बात में आज हम बात करने जा रहे हैं उस महाशक्ति की जिसकी साख आज दांव पर लगी है। कल तक जो ईरान को घुटने पर लाने की बात कर रहा था, जी हां, हम बात अमेरिका की कर रहे हैं। कल तक जो अमेरिका ईरान को घुटने पर लाने की बात कर रहा था, आज उसी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक युद्ध से पीछे हटने की डेडलाइन तय कर रहे हैं। क्या ईरान के कड़े पलटवार ने व्हाइट हाउस की रणनीति को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है? क्या होर्मुज की घेराबंदी और दुनिया के 25% तेल संकट ने महाशक्ति के हाथ बांध दिए हैं? और सबसे बड़ी बात, बिना किसी समझौते और बिना किसी ठोस नतीजे के, क्या यह अमेरिका की कूटनीति की विफलता है? डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्तों में जंग खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान किसी भी समझौते की मेज पर आने के लिए तैयार नहीं है। तेहरान का साफ कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद से ही बातें कर रहे हैं, खुद ही वो डेडलाइन दे रहे हैं। हमारा यानी कि ईरान का उनसे कोई लेना देना नहीं है। नाटो के अधिकांश यूरोपीय देश जैसे जर्मनी, फ्रांस और इटली अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों के तेल और गैस पर निर्भर हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर रखा है, जहां से दुनिया का 25% तेल गुजरता है। यूरोपीय देशों को डर है कि अगर वो अमेरिका के साथ युद्ध में शामिल हुए तो ईरान उनके तेल की सप्लाई पूरी तरह से काट देगा, जिससे यूरोप की अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है। जानकारी के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने अक्सर नाटो सहयोगियों को नाराज किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले भी कई बार नाटो देशों पर रक्षा बजट न बढ़ाने का आरोप लगाया है। अब जब अमेरिका मुश्किल में फंसा है तो नाटो देशों ने इस अमेरिका की अपनी निजी जंग इसे मानकर पल्ला अपना झाड़ लिया है और ट्रंप भी काफी गुस्से में नाटो के साथ हैं और कह रहे हैं कि उसका हम अस्तित्व खत्म कर देंगे, उसे भंग कर देंगे। उनका मानना है कि यह युद्ध अमेरिका के अपने स्वार्थ और सत्ता परिवर्तन के लिए था, न कि वैश्विक सुरक्षा के लिए। यह नाटो का मानना है। एक तरफ अमेरिका का दावा है कि उनका मकसद सत्ता परिवर्तन कभी था ही नहीं, वो तो सिर्फ परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए आए थे और वो कर दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर अमेरिका जीत गया तो फिर ईरान चुप क्यों है और इजराइल युद्ध रोकने के खिलाफ क्यों खड़ा है? इतिहास गवाह है कि वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक अमेरिका जब भी किसी लंबी जंग में फंसा है तो उसे बिना किसी नतीजे के बाहर निकलना पड़ा है। क्या ईरान भी ट्रंप के लिए दूसरा अफगानिस्तान साबित हो रहा है? आज मुद्दे की बात में हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि ट्रंप ने जो राष्ट्र के नाम संदेश भारतीय समय अनुसार सुबह 6 बजे दिया था, उससे यही लग रहा है कि अब ट्रंप एक सेफ पैसेज ढूंढ रहे हैं बाहर निकलने के लिए, और इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप बैकफुट पर आ गए हैं। लेकिन पहले सुन लेते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्र के नाम संबोधन का वो अंश। Tonight I want to provide an update on the tremendous progress our warriors have made in Iran and discuss why Operation Epic Fury is necessary for the safety of America and the security of the free world. From the very first day I announced my campaign for president in 2015, I have vowed that I would never allow Iran to have a nuclear weapon. This fanatical regime has been chanting death to America, death to Israel for 47 years. Their proxies were behind the murder of 241 Americans in the Marine barracks bombing in Beirut, the slaughter of hundreds of our service members with roadside bombs. They were involved in the attack on the USS Cole, and they carried out the countless other heinous acts, including the just horrible. तो राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया भारतीय समयानुसार सुबह 6 बजे, और उस संबोधन से ऐसा लग रहा है कि विरोधाभास है। ट्रंप क्या कहते हैं, पहले उन्होंने क्या कहा, आज संबोधन के दौरान उन्होंने क्या कहा, यह बड़ा विरोधाभास है। खुद अपनी ही बातों को वो काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं, पीछे की बातों को। पहले वो कह रहे थे कि 1 हफ्ते में युद्ध खत्म हो जाएगा, फिर वो बीच में वो कहने लगे कि जीत गए, अब कह रहे हैं कि हम जीत गए, हमने ईरान को खत्म कर दिया है और युद्ध जीत चुके हैं, ईरान बर्बाद हो चुका है, युद्ध का जो उद्देश्य था वो पूरा हो चुका है। तो ऐसे में अब सवाल है ना कि ईरान के खिलाफ अमेरिका अब क्या करेगा? युद्ध रोकेगा या हमला करेगा? ईरान से टक्कर में क्या ट्रंप
चक्कर में फंस गए हैं? अब यही सवाल आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं विजेंद्र सिंह जी, जियोपॉलिटिकल एडिटर हैं, और विपिन शर्मा, फॉरेन एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। विजेंद्र जी, बहुत करीब से आप इसको देखते रहे हैं, इस पूरे युद्ध को एनालिसिस करते रहे हैं। जरा आप अब बताइए कि जो ट्रंप साहब आज सुबह में भारत के समय अनुसार अगर हम कहें तो जब वो राष्ट्र के नाम संबोधन था उनका, युद्ध 34वें दिन में पहुंच गया है और वो कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं, ईरान बर्बाद हो गया है, ईरान के को हमने ख़त्म कर दिया है, कुछ दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो मार्केट गिरा है वो भी ऊपर उठ जाएगा, तेल और गैस के दाम जो बढ़े हैं वो कम हो जाएंगे। वो ये कह रहे हैं छोड़िए हॉर्मुज को, आप हमारे यहाँ से तेल लीजिए, हमारे पास पर्याप्त भंडार है तेल का। क्या है ये, इसका मतलब क्या फंस गए हैं चक्कर में ट्रंप साहब? बौखलाहट है डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि 34 दिन खत्म हो गए हैं इस युद्ध के और एक हफ्ते की ही बात वो कह रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, एक बड़ी बात यह है कि ट्रंप के लिए ईरान को डिसिमेट करना मजबूरी और जरूरत दोनों है, और इसी वजह से ट्रंप के जो बयानात आए हैं, यानी कि ट्रंप ने जो नेशनल एड्रेस दिया है उसमें ट्रंप की बातों में काफी विरोधाभास दिखाई दे रहा है। एक तरफ ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि वो युद्ध खत्म हो गया जो वो चाह रहे थे, यानी कि ट्रंप की जो ऑब्जेक्टिव थी, जो अमेरिका का जो मंशा था वो पूरा हो गया है और वो अब जंग को खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी तरफ वो फायर की बात कह रहे हैं, तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि ट्रंप की बातों में काफी कुछ विरोधाभास है, और विरोधाभास इसलिए है कि ट्रंप पर दबाव दोनों तरफ का है। ट्रंप पर एक तरफ जो दबाव है कि वो ईरान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करे, पूरी तरह से खत्म करे, और दूसरी तरफ अमेरिका की जो आवाम है वो चाह रही है कि जंग अब ज्यादा दिनों तक नहीं बढ़े, क्योंकि अमेरिका की आवाम को इससे काफी कुछ मुश्किलें झेलनी पड़ रही है, काफी कुछ नुकसान हो रहा है। और साथ ही साथ पूरी दुनिया में जिस तरह से तेल के दाम बढ़े हैं, गैस के दाम बढ़े हैं, और दाम बढ़े ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तेल और गैस की जिस तरह से किल्लत हुई है, तो ऐसे में अमेरिका के लिए अब ये सब बात परेशानी का सबब बनता जा रहा है। और यही नहीं, यूरोप के जो अमेरिका के जो एलाइज हैं, यानी ट्रंप के जो अहम सहयोगी हैं, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रंप से दरकिनार हो रहे हैं, यानी कि ट्रंप से दूरी बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे फासले बढ़ाने की वजह से ट्रंप थोड़े से नाराज भी हैं कि वो नाटो या यूरोप के जो और तमाम अलाइज हैं वो अमेरिका का पूरी तरह से साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक बड़ी बात यह है कि जो भी मिडिल ईस्ट के, यानी कि मध्य एशिया के जो तमाम देश हैं, ये सब चाह रहे हैं कि अब ईरान को इस स्टेज में जब आ गया है तो ईरान को अब खत्म किया जाए। ये सब बैक चैनल है, यानी कि सीधी तौर पर जो मिडिल ईस्ट के जो तमाम देश हैं वो सीधी तौर पर ये तो नहीं कह रहे हैं कि ईरान को खत्म किया जाए, लेकिन ट्रंप ये, यानी कि ये जो तमाम देश हैं उनका ट्रंप के लिए संदेश यही है कि वो चाह रहे हैं कि ईरान को खत्म किया जाए ताकि वो फिर से सर नहीं उठाए और न्यूक्लियर पावर नहीं बने। क्योंकि माना जा रहा है कि ईरान की ऐसी हालात है, यानी कि जब एक तरफ से यूएस और इजराइल की तरफ से जिस तरह से अटैक किए गए हैं, लेकिन इन सब का जवाब ईरान ने बड़ी बखूबी दिया है और अब भी दे रहा है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर पावर हो जाए, यानी कि न्यूक्लियर वेपन चला है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यानी कि जब वो बैकफुट पर जाएगा तो इसका इस्तेमाल किसी के लिए भी और किसी समय कर सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब मध्य एशिया के जो तमाम देश हैं और खासतौर पर यूएस है, इजराइल तो है ही, ये सब इसी तरह से चाह रहे हैं कि अब ईरान को ऐसी स्थिति में अब खत्म करना ही जरूरी है, उसको पूरी तरह से डेसिमेट किया जाए। लेकिन अब ये भी तो सवाल है ना कि क्या ईरान पूरी तरह से खत्म हो पाएगा, अमेरिका खत्म कर देगा? ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि जिस तरह से ईरान जवाब दे रहा है अमेरिका के हमलों का, उससे भी अब कई सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ गौरव वत्स जी भी फॉरेन एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है गौरव जी आपका। विपिन जी, आपके पास हम आना चाहेंगे, जहां बात अभी कर रहे थे विजेंद्र जी कि युद्ध जीतना और युद्ध की जीत का ऐलान अमेरिका की तरफ से किया जाना, बार बार ये कहा जाना कि हमने ईरान को खत्म कर दिया, और घाड़ी के देश भी उनके साथ हैं, वो भी चाहते हैं कि ईरान
खत्म हो जाए, उसकी पावर। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म करने से ये युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद मिसाइल कैपेबिलिटी को खत्म करने की बात आई, अब हॉर्मुज को खुलवाने की बात आ रही है। अब वहाँ से फिर वो निकल कर चले जा रहे हैं कि छोड़िए हॉर्मुज को, जो हॉर्मुज खोलेगा खुलेगा। उधर नाटो देश जो हैं वो अपने आप को अलग कर रहे हैं। कल स्टारमर का बयान आया कि हमारा युद्ध से कोई लेना देना नहीं, हम युद्ध में नहीं जाने जा रहे हैं और हम संवाद करेंगे, बात करेंगे 35 देशों से उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए। अब सवाल एक ये कि इन सब के बीच में क्या जो स्टेटमेंट आया है राष्ट्रपति ट्रंप का, सर, जिसको लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अभी विजयन जी बता रहे थे कि क्या धमकी जो ईरान ने दिया है कि यूएस टेक्निकल जो कंपनीज हैं, यूएस की टेक कंपनीज हैं, गूगल वगैरह जैसे हैं, उस पर हमला करने की जो धमकी दी है, उससे क्या वो डर गए हैं? क्योंकि उनको तो लग रहा था कि हफ्ते भर के अंदर ही ईरान घुटनों के बल पर अमेरिका के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होगा कि भैया छोड़ दो, माफ कर दो, तुम जीत गए। वो हुआ नहीं और अभी दिख भी नहीं रहा है। जी देखिए, इसमें कई बातें हैं जिसको चर्चा में लाना चाहिए और दर्शकों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। देखिए, इसमें दो बड़े अहम फैक्टर्स हैं, बल्कि मैं 3 बोलूंगा। एक तो चीन, एक रूस, रशिया और साथ में आप नॉर्थ कोरिया को भी जोड़ दीजिए, क्योंकि चीन की खास तौर पे अगर बात करें तो चीन प्रॉक्सी के लिए जाना जाता है, प्रॉक्सी युद्ध के लिए, और उकसाने का काम करता है। अगर हम मिसाल के तौर पे बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान को शय कौन देता है? वो चीन देता है। और सही मायने में अगर हम हिंदुस्तान के दृष्टिकोण से बात करें तो हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 चीन है, दुश्मन नंबर 2 पाकिस्तान है। और देखिए, हम उस दौर में जी रहे हैं जब ये समझना कि आप T20 का मैच होगा, क्योंकि यूक्रेन और रूस का जब युद्ध शुरू हुआ तो ये अटकलें लगाई जा रही थी, ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ये चंद दिनों में युद्ध विराम हो जाएगा और जीत रूस की हो जाएगी। लेकिन वो युद्ध आज भी बरकरार है, आज भी थमा नहीं है, विध्वंस जो मचा हुआ है। तो यहाँ पर वही बात लागू होती है ईरान पे कि वो दौर निकल गया कि जब अमेरिका हमला करता था इराक पे और दलील क्या दी जाती थी? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। लेकिन पाया क्या गया? बिल्कुल कुछ नहीं पाया गया। और अपने दावे जितने थे कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वही बात करें कुछ समय पहले जब यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटीज पे हमला करा था अमेरिका ने ईरान के, और बोला था कि मिडनाइट हैमर, हमने ये ऑपरेशन का नाम दिया था। तो अगर आपने मिडनाइट हैमर चलाया और दावा कराया कि यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटीज पे आपने हमला करा, तो उसके बाद ये विध्वंस बचाने की क्या आवश्यकता थी? और दूसरा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक आम आदमी पूछेगा कि अगर आपने यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज पे हमला करा तो रेडिएशन कहाँ लीक हुई, रेडिएशन कहाँ है? तो ये देखिए, ये दावे जो करे जा रहे हैं इस समय डोनाल्ड ट्रंप, और खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में बतौर राष्ट्रपति एक हंसी का पात्र बन रहे हैं। और ये क्योंकि उनकी खुद की महत्वाकांक्षा है, उनको खुद अंतर्कलह मचा हुआ है अमेरिका में, और वहां पर उनको जो विरोध का सामना करना पड़ा है, तो उससे पहले ही वॉज अ वेरी सोर लूजर। जब हारे थे तो कैपिटल हिल के जो प्रोटेस्ट हुए थे वो उपद्रव मचा दिया था। आप हार के भी जीत सकते हैं बशर्ते आप हार को ग्रेसफुली कबूल करें। लेकिन उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया था पूरे विश्व में, वैश्विक स्तर पे, कि अमेरिका में जो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है कि आपने जदसाई कराई अपनी। तो ये बहुत गलत नजीर पेश हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, जब कैपिटल हिल प्रोटेस्ट हुए थे। और ये दूसरा कार्यकाल जो उनकी महत्वाकांक्षाएं समझ के परे है कि बात करते हैं ग्रीनलैंड की, कनाडा की, क्यूबा की, और यहाँ पर ईरान पे कि सत्ता बदलाव चाहते हैं। जनाब, आज के वर्तमान दौर में किसको ये बात कबूल होगी? नाटो के जो 32 मुल्क है, कौन अमेरिका के साथ खड़ा है? और ये बात अलग है कि अमेरिका ने यह अनुमान लगाया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, जो 57 मुल्क है, दैट्स अ डिवाइडेड हाउस। द अरब वर्ल्ड इज डिवाइडेड, सुन्नी और शिया। तो उस बात का फायदा उठाते हुए इन्होंने विध्वंस मचा दिया, और बातें कुछ हद तक साबित भी हुई जो वो अनुमान लगा रहे थे, क्योंकि बाकी मुल्क उनके बीच बचाव में कोई हस्तक्षेप किसी ने नहीं करा। लेकिन अभी इस समय
क्योंकि पीछे से समर्थन कहीं ना कहीं मिल रहा है ईरान को, क्योंकि ये जो ईरान जिस तरह से उसके हौसले बुलंद है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए, अगर हम हिंदुस्तान के नजरिए से बात करें, एक मानवता के पहलू को आगे लेके आए, तो वर्ल्ड पीस इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। वैश्विक शांति इस समय की पुकार है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, कोरोना काल से हमने क्या सीख ली है? जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, लाशों के अंबार लगे थे, शमशान घाट कब्रिस्तानों में लंबी कतारें थी जी। और यहाँ पर प्राण वायु ऑक्सीजन को लेके हाहाकार मच गया। तो हमने देखा कि धर्म सब चीजों से ऊपर पहले मानवता, वो मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका शायद ये बात को भूल गए हैं कि जिस तरह से जो विध्वंस मचा हुआ है और बर्बादी का बिल्कुल, आलम शांति का नोबेल पुरस्कार लेने का ख्वाब तो वो देख रहे हैं, महत्वाकांक्षा तो उनकी है, लेकिन वो अशांति फैला रहे हैं, युद्ध को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और यही सब जो हो रहा है उसके लिए तो वो जिम्मेदार हैं ही। आपके पास लौटते हैं, गौरव वत्सजीवी फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं, जो राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें इस युद्ध का भी उन्होंने जिक्र किया, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी उन्होंने जिक्र किया कि वो करीब 1.5 साल तक चला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर करीब 3 साल तक, 3.5 साल तक चला, वियतनाम युद्ध का भी उन्होंने 19 महीने का जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि देखिए, ये युद्ध तो बहुत कम दिनों में ही हम जीत गए हैं। मतलब ये पुराने युद्धों को गिनाना, उसकी चर्चा करना, ये राष्ट्र के नाम संबोधन में, उससे आप किस तरह से ले रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, क्या मकसद है उसका जिक्र करना? ट्रंप साहब का 34 दिन बाद भी वो कह रहे हैं कि हफ्ते भर और युद्ध चलेगा, लेकिन कह रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं। ईरान कह रहा है कि हम तो बात ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर किससे वो बात कर रहे हैं? क्या है वही जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे हैं कि वो लग रहा है कि वो बैकफुट पर आने की कोशिश कर रहे हैं, आना चाह रहे हैं, लेकिन उनको आने कोई नहीं दे रहा। ईरान मजबूर कर रहा है कि आप बैकफुट पर नहीं जाएंगे, जाएंगे बस हार जाएंगे। ये माना जाएगा कि आप हार गए ईरान से। डेट में जो यूएस है वो स्ट्रेटेजी बेसिकली बैकफुट पे हम सब बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो जरूरी नहीं है वो बैकफुट पे जा रहा हो, राइट? नोबडी कैन कंफर्म दिस, सो दिस कुड बी वन ऑफ द स्ट्रेटेजी दैट यूएस कुड बी प्लेइंग एट बैक। सेकेंडली, ये बैकफुट की जगह मैं इसको कहूंगा इट इज कंट्रोल डी एस्केलेशन ऑफ द वॉर, राइट? सो यूएस को भी पता है कि वर्ल्ड वाइड यूएस का नाम खराब होता जा रहा है। नेटो देश, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, इटली हो, सारे लोग उनके ऊपर साइलेंट चुप्पी बनाए बैठे हैं, विच शोज दैट कोई भी देश सपोर्टिव नहीं है यूएस की आज की डेट। सेकेंडली, हम सब लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ये वॉरफुट के ऊपर नहीं खेलने वाला अब यूएस। इट कुड बी एन ऑप्टिकल डिल्यूजन। आप समझिए इस चीज को। आज की डेट के अंदर अगर बैकफुट पे जाता है तो उसके सिर्फ और सिर्फ कारण क्या है कि यूएस बेसिकली सारी तरफ से गिरता जा रहा है, जितने देश हैं। और इंडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और हम लोगों ने अपनी फ्रेंडली टैक्टिक्स सारी देशों से बनाए रखी है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जब 25% ऑयल फील्ड जाती है तो पूरा यूरोप हिल सकता है अगर ईरान वहां पर एक्शन लेता है। तो आज की डेट के अंदर सब लोगों को, सब देशों को अच्छाई सच्चाई यही है कि आज की डेट के अंदर अगर वॉर रुकता है तो सारे देशों के लिए, सारे कॉन्टिनेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा पहल कदम होगा। हम लोग इस चीज को, चाहे ये मजबूरी के अंदर करना पड़ रहा है, बट वी शुड वेलकम दिस स्टेप, राइट? बिकॉज ये सारे देशों के लिए, अभी आपने देखा होगा कल भारत में भी कई चीजों के रेट बढ़ गए हैं एक तारीख से। तो अगर ये वॉर कंटिन्यूड रहती है तो इस तरीके से हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इंडिया के अंदर भी ज्यादा समय तक प्राइसिंग को। फिर इसके बाद क्या है, ईरान एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर है जहां सिर्फ ऑयल ही उसके कब्जे में नहीं है, पूरा इंडिया का, क्योंकि सबसी नेटवर्क, जैसे हमारी पिछली बारी बात हुई थी, सबसी नेटवर्क पूरा उनके कंट्रोल में है। सो इफ दे अटैक ऑन द सब सी केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, देन नॉट ओनली इंडिया, एवरी कंट्री ऑफ दिस ग्लोब हैज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। आज की डेट के अंदर अगर आप देखेंगे, डाटा इज द न्यू ऑयल फील्ड। सो अगर मान लीजिए डाटा डिस्ट्रप्शन होती है,
So it would lead to disruption in not only in, let's say, nationwide, internationally. आपके रेडार्स काम करने बंद हो जाएंगे बिकॉज रियल टाइम इनपुट उनको चाहिए. सो आज अगर किसी देश को हराना है हम लोगों को, तो आप उसको डिजिटली कट कर दीजिए, विच इज वेरी मच देयर विद ईरान. और अमेरिका ये चीज समझ चुका है. आज सिर्फ ऑयल ही नहीं, वो वर्ल्ड की फुल इकोनॉमी को वो खाली ऑयल को ना देखते हुए, ऑयल के साथ डाटा को देखते हुए आपकी बैंकिंग स्टॉप हो जाएगी, राइट. और इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली क्या किया है, 2 लैंडिंग स्टेशन क्रिएट करे हैं. सो बिकॉज अगर इंडिया को इस इम्पैक्ट से, डाटा के इम्पैक्ट से बचाना है, तो पहले एक लैंडिंग स्टेशन होता था जो कि मुंबई में था. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पैरेलल लैंडिंग स्टेशन बनाया है जो कि चेन्नई में. और हम लोगों को ये देखना पड़ेगा, भारत सरकार को ये सोचने की रणनीति बनाने की जरूरत है आज की डेट में, दैट इंडिया ऑन अ ग्लोबल स्केल, अगर इंडिया को अपनी जो रैंकिंग है वो प्रभावित नहीं होने देनी, तो हम लोगों को मल्टीपल लैंडिंग स्टेशन ऑफ द डाटा शुड बी देयर. बिकॉज जो सबसी केबल है वो चारों तरफ से देश के फैली हुई है. सो हम लोगों के पास लैंडिंग स्टेशन शुड बी देयर इन विशाखापट्टनम, लैंडिंग station should be there near Gujarat. There should be multiple, Jammu Kashmir, multiple landing station जब होंगे, तो अगर कहीं पर एक जगह से सबसी केबल नेटवर्क भी इफेक्ट भी करेगा अगर ईरान, तो हम लोगों के ऊपर वो असर नहीं पड़ेगा जो हम आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो वी एज ए नेशन, वी आर स्ट्रेटेजिकली मूविंग एट मीडियम पेस. वी नीड टू रॉक दिस स्पेस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक प्रायर स्टेप्स इन दिस डोमेन विच should not be ignored. because अगर ये डाटा पे इम्पैक्ट आया तो इंडिया के अंदर डिजिटल क्रांति जितनी स्पीड से बढ़ी है, उसी स्पीड से हम लोग पीछे भी जाएंगे. तो हम लोगों को नॉट ओनली ऑयल, हम ऑयल के लिए शिप्स वगैरह बहुत सारे तरीके हैं. तो आई हैव बीन टॉकिंग विद ऑल PSUs in last 3 to 4 days. There is enough of oil, gas, LNG, LPG, EN 590, and still I should not disclose all these details. Still, we are nowhere at problem if we look at gas or maybe crude. But we should definitely take precautionary measures on the subsea network which India is having. जी ठीक है. अब एक विजेंद्र जी, इसी चीज को हम लोग आगे बढ़े लेकर कि अब अगर मान लीजिए जैसे जो दावा कर रहे हैं ट्रम्प साहब, अब ये बताइए कि अगर वो कहते हैं कि हम जीत गए और वो युद्ध रोकने की बात कर रहे हैं, तो क्या इजराइल मान लेगा? क्या ईरान अमेरिका या इजराइल पर हमला करने से बाज आ जाएगा, वो रोक देगा हमला? सवाल तो ये भी है ना. बड़ा सवाल यह है कि किसी भी सूरत में इजराइल नहीं चाह रहा है कि इस जंग को स्टॉप किया जाए या सीज फायर किया जाए, क्योंकि वो उसकी ऑब्जेक्टिव यही है कि ईरान को पूरी तरह से खत्म करना. यहाँ तक कि उसके जो मिसाइल साइट्स हैं, उसके न्यूक्लियर पावर जितने भी साइट्स हैं, उन सबको किसी भी सूरत में वो चाह रहा है कि पहले खत्म किया जाए. और ट्रंप के लिए भी एक मजबूरी जरूरत इस लिहाज से है कि ट्रंप ये बात बखूबी जान रहे हैं और समझ रहे हैं कि ईरान वॉर जितने दिनों तक जा रहा है, उससे सिर्फ वर्ल्ड को नहीं, यूएस को काफी हद तक हार्म हो रहा है, नुकसान हो रहा है. और जो प्राइस राइज हो रहे हैं, तेल और गैस की किल्लत हो रही है, ये सब तो हो ही रही है. लेकिन अब अमेरिका इस जंग में ऐसी स्टेज पे है कि इसमें घायल ईरान को छोड़ना अमेरिका और इजराइल के लिए कोई सही नहीं माना जा रहा है. तो ऐसे में अब अमेरिका के लिए कोई वे आउट नहीं है, कोई चारा नहीं है कि किसी भी सूरत में ईरान को पूरी तरह से खत्म किया जाए. लेकिन खत्म इस सेंस में कि अब ग्राउंड ऑफेंसिव की तैयारी हो रही है और किसी भी वक्त, किसी भी दिन माना यह जा रहा है कि अब ईरान में अमेरिका अपने ग्राउंड फोर्सेस को ऑन ग्राउंड लाएगा. उसके बाद की हालात क्या होंगे ये बेहद अहम रहेगा. लेकिन इससे पहले इसमें कोई शक की बात नहीं कि ईरान के जंग को छोड़कर अमेरिका इस स्टेज में जाएगा नहीं. और यही नहीं, ट्रंप पर और कहा जाए कि यूएस पर थोड़ा सा ये दबाव भी है कि मध्य एशिया के भी देश ये नहीं चाह रहे हैं कि घायल ईरान यानी कि वुंडेड ईरान शुड बी लेफ्ट अलोन, वो छोड़ा नहीं जाए. तो ऐसी स्टेज में एक बड़ी तो बात तो है ही, लेकिन अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए हालात ये हैं कि अब करे क्या, क्योंकि वर्ल्ड में जो
जो विरोध हो रहा है और खासतौर पर वर्ल्ड में जो ऑयल और आपका गैस की जो किल्लत हो रही है, उसके अलावा ईरान की अब स्ट्रेटजी यही है जो अब कहा जाए। देखिए, इसमें बड़ी बात है कि ईरान अब इकोनॉमिक वॉर की तरफ जा रहा है। अब ये जो नॉर्मल वार को छोड़कर वो आर्थिक जंग अब शुरुआत किया हुआ है। तो आर्थिक जंग को झेलना अमेरिका के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए ये बेहद ही मुश्किल वक्त रहेगा। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं कि ऐसे हालात में ईरान को पूरी तरह से खत्म करने का यूएस का जो प्लान है और इजराइल का जो प्लान है अभी वही है। ट्रम्प भले कोई बात कह रहा है कि अब जंग ये खत्म हो जाएगा, सीधे क्या शुरुआत किया जाएगा, लेकिन ये कोई सिर्फ एक टाइम बाई है, यानी कि टाइम बाई किया जा रहा है। विपिन जी ने जो बात कही सर कि ट्रम्प को लेकर कि ट्रम्प का ये जो दूसरा शासनकाल है, दूसरा टेन्योर जो है वो उस पहले से तो बहुत गिरा है, उनकी लोकप्रियता घटी है और लोकप्रियता तो अभी तो और 30% से भी नीचे चली गई है। जो बातें वो कह रहे हैं, मेरा सवाल ये कि क्योंकि पहली बार जब आप चर्चा में बोल रहे थे तो उसमें अमेरिकन्स की भी बात आपने की थी। क्या अमेरिकन्स को ट्रंप की बातों पर भरोसा है? जो बातें वो कह रहे हैं, हर दिन अलग अलग बात जो कह रहे हैं, व्हाइट हाउस से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उन पर, वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, सीनेट है, कांग्रेस है, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन लोगों को ट्रंप पर भरोसा है? देखिए, इसमें दो या तीन पॉइंट बेहद अहम है। पहली बात यह है कि अमेरिका के जो भी सियासतदान है, जो भी इस तरह के हैं लोग, वो चाह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर ईरान को नहीं बनने दिया जाए। ये तो पूरी तरह से तय बात है, क्योंकि अब पूरी तरह से वॉच कर लिया गया है, देख लिया गया है कि ऐसी सूरत में अगर ईरान न्यूक्लियर पावर रहता तो कहीं ना कहीं वो इसका इस्तेमाल करेगा। तो अब ईरान पर जो दबाव बना है, जो वॉर में कुछ बहुत हद तक बैकफुट पर गया है, उस पर तो सही है। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं कि अमेरिका की आवाम में जो नाराजगी बढ़ी है और खासतौर पर तेल और गैस के किल्लत हुए हैं, प्राइस बढ़े हैं, इससे अमेरिका की आवाम काफी नाराज है। तो इसमें जाहिर तौर पर इसमें कोई शक की बात नहीं कि ट्रंप का जो ग्राफ है, जो साख है, वो गिरा है। लेकिन अब ऐसी स्थिति में ये जंग है कि अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए जंग को छोड़ना, यानी कि नेक्स्ट अफगानिस्तान बनाना अब मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन दिखाई दे रहा है। तो अब नेक्स्ट स्टेज यही रहेगा कि अमेरिका अपने सोल्जर्स को ऑन ग्राउंड भेजने की जो तैयारी हो रही है वो किसी भी क्षण होगी, और ग्राउंड ऑफेंसिव के जरिए ये माना ये जा रहा है कि वहां पूरी तरह से ऐसा माहौल बनाया जाए। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि IRGC के जो कमांडर्स हैं वो वहां के जो सियासतदान है ईरान के, उनकी किसी भी तरह की वो बात सुन नहीं रहे। दोनों में काफी कुछ दूरियां हैं, फासले हैं। तो ऐसे में IRGC को कंटेन करना, कंट्रोल करना वहां के सियासतदान के लिए दूर की कौड़ी है, वो किसी भी सूरत में नहीं होनी है। तो ऐसे में अमेरिका की स्ट्रेटजी यही है कि ग्राउंड ऑफेंसिव के जरिए IRGC के जो पॉइंट्स हैं, जो वहां पर जो साइट्स हैं, उनको किसी तरह से कंटेन किया जाए, चेक किया जाए, ताकि उन पर कंट्रोल पूरी तरह से लाया जाए। ये अब एक नई रणनीति बनाई जा रही है। और इसमें कोई शक की बात नहीं, जो पैनल में और सब लोग जुड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं कि बात सही है कि अब आर्थिक तौर पर इस वॉर का खामियाजा नुकसान अब बढ़ता जा रहा है, और ये किस तरफ जाएगा और कहां तक जाएगा और कितने दिनों तक जाएगा, ये अभी किसी के लिए इस तरह का गेस करना का सबसे कुछ टफ है। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि अब वॉर सिर्फ ऑयल और गैस पे नहीं, बल्कि यूएस के जो भी आर्थिक हित है, जो भी मिडल ईस्ट में है, उन पर अब डायरेक्ट अटैक ईरान की तरफ से किया जा रहा है। और साथ ही साथ अब नेट केबल जो, यानी कि उस पर भी जो ईरान ने कहा है कि उसको भी कट करेगा। तो जाहिर तौर पर पूरे वर्ल्ड में के लिए ये बड़ा कहा जाए कि कंसर्न की है बात। लेकिन एक बात तो तय है, ईरान की जमी पर अमेरिका की फौज जाएगी ही। उसी के बाद से ईरान के जो भी मिलिट्री साइट है, जो भी है, उसको कंटेन किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए इस स्टेज में जंग को छोड़ना बहुत दूर की बात दिखाई दे रहा है। जी। अब इस पे मीडिएट कौन करेगा सर? विपिन सर, कौन मीडिएट करेगा? रूस की बात सामने आ रही है कि पुतिन कह रहे हैं कि ठीक है, हम अभी इसमें करेंगे। रूस और चाइना जिक्र भी आपने किया, क्या रूस और चाइना कुछ
अमेरिका को, ईरान को एक साथ बैठाकर बातचीत करा सकने की स्थिति में है और उनकी बात तो ये लोग मानेंगे? मैं बड़ी जरूरी बात बोलूंगा। मैं अंग्रेजी अखबारों के साथ जुड़ा रहा हूँ जी। और मैंने हाल फिलहाल में एक अंग्रेजी के अखबार में एक लेख भी लिखा कि हिंदुस्तान को पहल करनी चाहिए जो ये वेस्ट एशिया क्राइसिस है, मिडिल ईस्ट। और देखिए उसके पीछे बड़ा पुख्ता कारण है, क्योंकि हिंदुस्तान के शीर्ष नेतृत्व का लोहा माना जा रहा है। यहाँ पर राजनीति का सवाल नहीं है। जहाँ राष्ट्र की बात आती है और यहाँ पर कैसे, क्योंकि एनर्जी की बात करें, ऑयल क्राइसिस, फर्टिलाइजर, वो अपनी जगह है। अभी एज ऑफ नाउ सिचुएशन कंट्रोल में है। जो प्रधानमंत्री ने भी बिल्कुल स्पष्ट एक साफ संदेश दिया और बोला कि ऐसे कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरी बात है कि अगर हम लोग हिंदुस्तान पहल करे तो हिंदुस्तान का पक्ष सुना जाएगा। और हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, जब ब्रिक्स का समिट था वहां पर जब व्लादिमीर पुतिन और जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी एक मंच पे खड़े थे तो कई मुल्कों की नींद खराब हुई होगी, खासतौर पे पाकिस्तान की और डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि वो अपना हित देखते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और यहाँ पर पेच इसलिए भी फंसा हुआ है क्योंकि पहल करे तो कौन करे, क्योंकि अपने आपको वो जब जा नहीं सकते घुटनों के बल, और कि आप he will go down on his knees and submit initiate on this peace। लेकिन यहाँ पर अब पेच इससे भी फंसा हुआ है कि पहल करे तो कौन करे। और मैं उस शब्द का इस्तेमाल करूंगा, ये जो कार्टून है शहबाज शरीफ जो बातें करते हैं कि हम लोग जाके बीच बचाव करें, देखिए खुद खाने के लिए है नहीं, कटोरा लेके पूरे विश्व पे जाते हैं और यहाँ पर शांति की बातें करते हैं। और शांति की बात कोई शांति वाला मुल्क करे तो बात समझ आती है, किसी के गले उतरेगी। जहाँ पर सारे आतंकियों को पनाह मिलती है, शरण मिलती है, वो मुल्क बात कर रहा है कि बीच बचाव होने की है, शांति का दूत बनने की। तो मुझे लगता है कि वो तो एक तरफ है, लेकिन हिंदुस्तान के पास एक स्वर्णिम मौका है। और जहां तक कूटनीति की बात है वो तटस्थ रह रहे हैं हमने, लेकिन जहां पर, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए, बड़ी जरूरी बात मैं बोलूंगा कि जब आर्थिक मंदी का दौर देखने को मिला, उसके पीछे कारण क्या था? चीन और अमेरिका की ट्रेड वॉर। तो अगर आज के दौर में कोई मुल्क ये समझता है कि अगर दो मुल्कों के बीच में लड़ाई है तो उनका असर उस पर नहीं होने वाला, तो ये बिल्कुल नासमझी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम उस दौर में आ गए हैं कि जब उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बाकी मुल्कों को भी होगा, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी हो, किसी भी जगह हो ग्लोब के। तो यहाँ पर देखिए, अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात है कि 20% कहें या 25% यहाँ से कारोबार होता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैरीटाइम रूट। तो इसका मतलब साफ है कि ये, इसको आप समझे कि लोगों, सारे मुल्कों को समझ आना चाहिए कि अगर आप बैठकर फेंस सिटर भी बने हैं या मजे ले रहे हैं। और यहाँ पर जरूरी बात है उस बात का जिक्र करना कि चीन, चाइना का फैक्टर, क्योंकि चाइना इसको ये देख रहा है कि जो अमेरिका जिस तरह के पूरे अपना वेपनरी, सब मिसाइल्स और सारे हथियार उसने लगा दिए इस युद्ध में, तो वो तो एक तरफ से खुश हो रहा है। उधर रूस युद्ध में लगा हुआ है यूक्रेन के साथ। तो सही मायने में जो रियल सुपर पावर बन रहा है इस समय और बन के उभरेगा आने वाले वक्त में, वो चीन है। तो ये वैश्विक दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। अगर ये बाकी मुल्क समझे तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, हिंदुस्तान के लिए तो खासतौर वैसे भी अच्छा नहीं है। हम लोग तो नहीं चाहेंगे कि चीन और ताकतवर बने, लेकिन इस बात का फायदा चीन को हो रहा है, तो ये इस बात को भी संज्ञान में लेना पड़ेगा। और मैं 2 कदम और आगे जाऊंगा। जब पूरा विश्व बीमार कर दिया इन्होंने, वायरस निकला इनके यहाँ से, वुहान शहर से, तो ये भी अटकलें लगाई गई। इसको आप ये हल्के में नहीं ले सकते कि क्या ये गैर रासायनिक युद्ध था, वाज इट सम सॉर्ट ऑफ अ बायोलॉजिकल वॉरफेयर कि चीन अपना बोलबाला जमाना चाहता है पूरे विश्व पे। तो चीन, जहां तक चीन की बात है, आप किसी भी संभावना को नकार नहीं सकते। आपको सारी संभावनाओं को मद्देनजर रखना पड़ेगा, क्योंकि चीन के साथ आप कभी भी विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान के नजरिए से जब बात करते हैं, हमने यहाँ पर डिप्लोमेटिक लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे उनके साथ वार्ता का सिलसिला बरकरार रखा।
ये जानते हुए, भली भांति जानते हुए कि चीन कभी बाज आने वाला मुल्क नहीं है, लेकिन कूटनीति के तहत हमने अपने द्वार संवाद के लिए, डायलॉग एंड डिस्कशन के लिए हमेशा खोल के रखे। तो अब और ये चीन को भी समझ आ गया कि ये वाकई में नया हिंदुस्तान है। तो अगर बाकी मुल्क, मैं संक्षेप में बोलूंगा, अगर अमेरिका की बात करें, वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करते हैं, वो सपना संजोए पे बैठे हैं। इजराइल वांट्स टू बिकम ग्रेटर इजराइल। चीन को ताइवान चाहिए। तो हिंदुस्तान तो अमन पसंद मुल्क है, लेकिन मुझे लगता है कुछ मुल्कों को शायद ये याद दिलाने की जरूरत है कि ये नया हिंदुस्तान है। दुश्मन के घर में घुसकर मारने का मादा रखता है, दम रखता है, और ये हमने दिखा दिया। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस समय हमें तटस्थ भी रहना है, लेकिन अगर बीच बचाव करने की बारी आए तो हिंदुस्तान को अपने कदम पीछे नहीं करने चाहिए। ये स्वर्णिम मौका है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो करिश्माई नेतृत्व है, और जब वो वर्ल्ड ऐसे फोरम पे खड़े होते हैं तो वाकई में बिल्कुल वो बिल्कुल अपना जो उनका वर्चस्व होता है वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पर भी माहौल बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए राजनीति के बेशुमार मुद्दे हैं, लेकिन जहाँ राष्ट्र हित की बात आती है, और ये तो वैश्विक शांति की बात है, क्योंकि अगर ये विध्वंस ऐसा ही मचा रहा और आज 34वें दिन हो गया, और ये अगर 50 हाफ सेंचुरी भी मार ले ये युद्ध, तो ये मुझे लगता है कि किसी भी मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, देखने को मिल भी रहा है। जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में और क्राइसिस तेल का या गैस का बढ़ सकता है। हफ्ते भर के अंदर हमारे यहाँ हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए तेल पहुँच जाता था, पैसा भी कम लगता था, करीब करीब 45 दिन 50 दिन लगता है। अब अगर हम अमेरिका से तेल मंगाएं तो और पैसा भी ज़्यादा लगेगा, जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी गौरव सर के साथ और विजयन जी के साथ हम लोग कर चुके हैं। और ये एक चिंता की बात है, जो चिंता हम लोग जता रहे हैं और आप लोग बता रहे हैं उसको। लेकिन सर, गौरव सर, एक चीज़ तो है ना कि आखिर समझाएगा कौन? भारत के बारे में कह रहे हैं कि अगर भारत मीडिएटर का काम करे और इस युद्ध को रुकवाने की में भूमिका निभाए तो उसकी बात सुनी जाएगी, ईरान भी सुनेगा, इजराइल भी सुनेगा। लेकिन क्या ट्रंप सुनेंगे? ट्रंप का जो बातें अभी कह रहे थे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में, ट्रंप उससे कुछ अलग नहीं है। जो सेकंड टेन्योर उनका दिखाई दे रहा है, जिस तरह से वो कभी कुछ कह देते हैं कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर को हमने रुकवाया, सीज फायर हमने करवाया, इस तरह की बातें वो जो करने लगते हैं, तो उन्हें भी समझाना बड़ा कठिन है। मैं अपनी गरिमा में रह के बात करूंगा। उसका कारण क्या है? चाहे ट्रंप साहब हो, चाहे मोदी साहब हो, चाहे किसी भी देश के प्रधानमंत्री हो, वो वहां की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। और मेरा कहना यह है कि आज से 25 साल पहले मेरे गुरु ने मुझे एक बात बताई थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि आप बहुत सारे लोगों को थोड़े समय के लिए पागल बना सकते हैं, थोड़े से लोगों को बहुत समय के लिए, बट दिस इज नॉट पॉसिबल कि हर वक्त हर किसी को पागल बनाया जाए, बेवकूफ बनाया जाए। सो ये 25 साल पुराने वाला कहावत आज ट्रंप साहब एक ऐसा नैरेटिव खड़ा करना चाह रहे हैं जो खड़ा हो नहीं सकता। सो इससे उनका क्या हो रहा है, इस न्यूज चैनल पे या किसी दूसरे न्यूज चैनल तक पे हर जगह मजाक उड़ रहा है, विच इज मतलब नॉट डन एज एन प्रधानमंत्री। उन्हें ही स्टेप डाउन खुद ही कर जाना चाहिए। उन्हें अपनी गरिमा का खुद ध्यान होना चाहिए। या तो एज फैक्टर ज्यादा हो गया है, मतलब मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। सेकेंडली, जब हम लड़ाई की बात करते हैं, वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, सो आज चाहे ट्रंप साहब ने सीज फायर का ऐलान करा हो आने वाले टाइम में, आज की डेट में कोई हारा या कोई जीता नहीं है, नॉट इवन ईरान, बिकॉज ईरान आपके ओपोनेंट, कब कोई जीत या हार घोषित होती है जब ओपोनेंट टेबल पे आके बैठ जाए। आज की डेट में कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो आज बैटलफील्ड के ऊपर अगर कोई भी चीजें, बैटलफील्ड पे कोई भी दो देश अगर लड़ रहे हैं तो बैटलफील्ड पे आज स्ट्रॉन्ग आर्मी होने से नहीं जीता जाता। आज समय है सही स्ट्रेटेजी का। ट्रंप साहब बहुत पुरानी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई एक नैरेटिव को लेके। आज लड़ाई नैरेटिव से नहीं चलेगी। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज सारे लोग इन सारी चीजों को समझते हैं। आज लड़ाई जीती जाएगी स्ट्रेटेजी, जो ईरान ने परफेक्टली खेला है। अब रही बात आपस में मध्यस्थता की। मध्यस्थता सारे देश चाहेंगे, चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, बट इट शुड बी
done at a time when both the people, both the countries should sit on a table. अभी ईरान बैकफुट पे जाने को तैयार नहीं है. ट्रम्प साहब बैकफुट पे जाने का उन्होंने घोषणा करी है. So we should right now wait, instead of our assumption discussing on a TV debate, we should right now wait for next few days how Iran reacts onto the situation. सर एक चीज वही जो मैंने बिजन जी से भी कहा था, जब आप बात कर रहे हैं दो देश, अमेरिका की बात हो रही है, ईरान की बात हो रही है जी, तो इजराइल को भी तो तैयार होना है. युद्ध तो इजराइल के साथ ईरान का शुरू हुआ. देखिए जब इजराइल और ईरान की लड़ाई शुरू हुई तो उस वक्त ट्रम्प साहब को बहुत जल्दी उतावलापन हुआ, जैसे आपने अभी कहा कि भाई मध्यस्थता. तो ट्रम्प साहब ने वो मैच्योरिटी एंगल नहीं लिया. सो दे शुड हैव वेट, राइट. बट वो बीच में कूदने पे क्या हुआ, इजराइल तो साइडलाइन हुआ अभी, बट वर्ल्ड वॉर के अंदर कन्वर्जन हो गया. सो वी हैव टू टेक अ मैच्योर्ड स्टेप. आपको मेन अध्यादेश देके जनता ने, यूएस की जनता ने आपको एक पोजीशन पे बिठाया है और वहां की जनता आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन रखती है. आज की डेट में नैरेटिव की बात आपके देश तक ही सीमित नहीं रह गई, आपकी देश भर दूसरे देशों में भी आपकी चिल्ली उड़ रही है. तो आपको एक मैच्योर्ड स्टेप लेना चाहिए. इनफैक्ट मैं इस चीज में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत स्वागत करूंगा. अभी अगर हम चुप बैठे हैं तो हमारे लिए ही ये अच्छा है. और रही कीमतों की बात, और या फिर जैसे लीडर, अभी मैं कुछ ऑपोजिशन दूसरे टीवी चैनल पे डिस्कशन कर रहा था एक दिन, तो वो कहने लगे कि जी तेल की कमी अभी से होने लग गई है. तो अगर ऑपोजिशन को अध्यादेश दिया होता लोगों ने और ऑपोजिशन लीड कर रही होती तो क्या तेल की कमी नहीं होती? जब हमारे बच्चे जैसे स्कूल में जाते हैं, जब एग्जाम पास में आता है तो बच्चे पढ़ने लगते हैं ना, तो उसी तरीके से अगर तेल की कीमत बढ़ रही है या तेल की कटौती हो रही है तो इसमें क्या बुरा है कि हमें अपने देश के अंदर कटौती करनी चाहिए. हमें अपने देश को देख के चलना है. इस वक्त बात लड़ाई की, हमें ये समय है कि हम लोगों को एज एन यूनाइटेड होके चलना चाहिए. बट बहुत मतलब दुखद वो है कि लोग इस समय भी पॉलिटिक्स खेलते हैं. तो वो इंडिया में जिस तरीके से यूएस का वर्ल्ड वाइड मजाक उड़ रहा है, तो मैं कहूंगा यहां पर भी ऑपोजिशन का वर्ल्ड वाइड मजाक उड़ता है. और मोदी जी जिस तरीके से मैच्योर्ड एक्शन दिखा रहे हैं और हर तरीके से उन्होंने ऐसी स्थिति में जहां वॉर कंटिन्यूड फेज में चल रही है इतने लंबे समय तक, वो भारत को उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से पिरो के एक साथ बिना कोई इफेक्ट हुए आम जनता को, यहाँ हाहाकार नहीं मच रही हमारे देश में. हमारा देश मेरे ख्याल से सबसे स्टेबल देश है. जब पहले भी रिसेशन आया तो भारत एक ऐसा देश था जहां पे रिसेशन इफेक्ट नहीं कर पाया. एंड दैट्स द रीजन वर्ल्ड वाइड जितने भी कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, इंडिया से कहीं ना कहीं जेलस रहते हैं. दे ट्राई टू मेक अ हिट और मेक अ पंच ऑन इंडिया. बट चाहे हम लोग को कितने भी पंच मिले, हम एज एन स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी लेके स्ट्रॉन्गेस्ट देश की तरीके से उभरते हुए ग्लोबल स्केल पे हमने दूसरे देशों को पछाड़ा है. और जिसकी वजह से ऑपोजिशन भी इस चीज को भले ही टीवी के ऊपर आके ना माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ऑपोजिशन भी सेम वही ट्रम्प साहब जैसा एक फेक नैरेटिव का उन्हीं का ही नाम खराब हो रहा है. तो जब आप कोई भी चीज अचीव करते हैं तो उस वक्त आपको यू शुड बी प्राउड. आवर कंट्री नीड्स टू सेलिब्रेट ऑन टू दैट. बट ऑपोजिशन नहीं करती इंडिया में, तो उससे उनका भी नैरेटिव खराब हो रहा है ट्रम्प साहब की तरीके से. सो मोदी जी मैं ये कहूंगा बिल्कुल सही कर रहे हैं. अभी चुप्पी रखे हुए, लेट द टाइम कम. अभी इन दोनों देशों को एक कॉमन टेबल पे हमें आने के लिए वेट करना चाहिए. और उस वक्त लेट ऑल दीज नेटो या ब्रिक्स देश, उन सबको डिसाइडिंग जो वर्ल्ड की इकोनॉमी लीड कर रहे हैं, मैं सिर्फ यहां पर इंडिया की बात नहीं करूंगा. लेट चाइना शुड ऑल्सो ज्वाइन द टेबल, लेट इंडिया शुड ऑल्सो ज्वाइन द टेबल. वाई ओनली इन इंडिया? कल को अगर कोई भी चीज होती है तो उस केस में हमें अपनी कंट्री का मजाक नहीं उड़वाना. लेट दीज पीपल ऑल्सो ज्वाइन, right? And we should take a conclusive action. All the leaders of the country should take a conclusive action in benefit of the society, in benefit of the country, in benefit of the nation, in benefit of the citizens, human beings. So much of things needs to be decided right now. It is not good to continue such kind of war. बिल्कुल. अब बिजन जी अब एक चीज कि
क्या जिस उद्देश्य के साथ जो हम लोग बात कर रहे थे, अभी सब पैनलिस्ट बता भी रहे हैं कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए पहले शुरुआत हुई युद्ध की, बात आगे बढ़ती गई और उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि ईरान बर्बाद हो गया है और हम युद्ध जीत चुके हैं। जिस मकसद के साथ अमेरिका इजराइल और ईरान के युद्ध में कूदा, तो क्या वो उद्देश्य पूरा हो गया है? पहला। और दूसरा, इसी के साथ बहुत जल्दी से आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो अब हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि सेफ पैसेज खोज रहा है निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए दबाव भी है ट्रंप पर, क्या इसलिए कि युद्ध की अनुमति तो वहां कांग्रेस से लेनी पड़ती है, अभी तक वो ली नहीं है, और अगर वहां पर वो जाएंगे कांग्रेस में तो वहां पर उनको विरोध भी झेलना पड़ेगा, ये भी उनके सामने एक संकट है? देखिए, यूएस और इजराइल का जो ईरान पर वॉर रहा है, यानी कि जिस तरह से शुरुआत हुई, देखिए उसमें सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव शुरुआती दौर से ही रहा है कि ये समझिए 2 दशक से ज्यादा वक्त से यूएस और इजराइल दोनों चाह रहे हैं कि ईरान में, और खासतौर पर कहा जाए कि यूएस चाह रहा है कि ईरान में रेजिम चेंज किया जाए और रेजिम चेंज करके अपने नुमाइंदे जो ईरान के ही हो उनको वहां की सत्ता की बागडोर थमाई जाए और उसके अलावा उस पूरी तरह से वहां के रेजिम जो को यूएस गाइड करे। हाँ, और रिजीम चेंज तो हुआ लेकिन वो उन्हीं के पास रहा, खामेनेई के पास ही रहा। हाँ, लेकिन ये उद्देश्य अमेरिका का पूरा नहीं हुआ है। भले यूएस बोल रहा है लेकिन अमेरिका का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है और इसी उद्देश्य के पूरे करने के लिहाज से अब अमेरिका ग्राउंड ऑफेंसिव करना उसकी मजबूरी और जरूरत दोनों है, पहली बात। और दूसरी जो सबसे अहम बात है कि ये अमेरिका चाह रहा था और इजराइल चाह रहा था कि अटैक्स के, यानी कि खुमैनी की मौत और उसके अलावा 30 या 40 जो टॉप लोग थे उन लोगों की मौत, फिर उसके अलावा कई ऐसे मिसाइल साइट्स हो गए हैं, चाहे वो भी, उनको अगर पूरी तरह से ध्वस्त किया गया तो वहां की सत्ता में एक बड़ा केओस चला आएगा और वो फिर वहां अपने आप स्वतः एक वहां की आवाम जो पहले जो वहां की सत्ता के खिलाफ थी, नाराजगी जता रही थी, वो अपने आप सड़क पे आएगी, एक रिवोल्ट होगा और वहां की सत्ता के लोग को बाहर किया जाएगा। ये सब अमेरिका की अपनी एक सोच थी, एक थॉट था, लेकिन ये पूरी तरह से हुआ नहीं। तो लिहाजा कहा जाए कि अमेरिका की जो भी स्ट्रैटेजी और जो भी थॉट रही है पूरी तरह से ईरान में फेल रही है। न रेजिम चेंज हुआ और न ईरान पूरी तरह से डेसिमेट हुआ। तो ऐसे में अमेरिका के लिए अब थर्ड स्टेज क्या है? थर्ड स्टेज यही है कि वो किसी तरह से चाह रहा है, और एक बात क्लियर बता दूं कि इसमें मध्यस्थता कोई नहीं करेगा, क्योंकि मध्यस्थता ईरान नहीं चाह रहा है। और तीसरी बात ये है कि अमेरिका की जो शर्तें हैं, जो सीज़फायर की शर्त या मध्यस्थता की जो भी शर्त है, वो शर्त कोई नई नहीं है। अमेरिका ये शर्त ईरान पर 20 साल पहले से लगा रहा है कि आपको ये नहीं करना होगा, आपको ये नहीं करना होगा, और इसको 20 साल से कहा जाए कि ईरान ने नहीं माना है। तो ऐसे में इस जंग के हालात में जब ईरान की जो फौज है वो मारने मरने को तैयार है, तो ऐसे में उन पर ऐसी शर्तें थोप कर और माना कि वो मान लेंगे, ये बहुत बेईमानी है और ये सोच सही नहीं है। तो ऐसे में अब कोई चारा नहीं है, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि वहां की IRGC है, वहां अब पूरी तरह से वहां के सियासतदान, वहां की जो गवर्नमेंट चल रही है उसके कंट्रोल से बाहर है। तो ऐसे में वो किसी भी शर्त पर वो तो ये कहा जाए कि ये एक सीज़फायर भी नहीं होगा और कोई समझौता नहीं होगा। और उसके अलावा अब ईरान के पास कोई चॉइस नहीं। ईरान की यही शर्त है और यही चॉइस यही है कि अब वो इकोनॉमिक वॉर छेड़ दिया है और अमेरिका के जितने भी हित, यानी कि यूएस की जो भी आर्थिक हित है गल्फ में या उसके आसपास, अब सीधा अटैक उन पर है। और उसके बाद से जो दुनिया में जो हालात बनेंगे उसकी चिंता कहा जाए ईरान को कतई नहीं है। तो ऐसे में अब स्थिति ये बन रही है कि युद्ध कोई सीज़फायर नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, जैसे चल रहा था वही रहेगा। और अमेरिका के लिए अब ग्राउंड ऑफेंसिव ही बेहद अहम रहेगा। लेकिन अब जब जो एक नई बात आ रही है कि क्या भारत इसमें मध्यस्थता कर सकता है, तो भारत इसलिए नहीं करेगा कि शुरुआती दौर से ही मध्य एशिया में
के प्रति जो विदेश नीति भारत की रही है, शुरुआती दौर में थोड़ा सा थोड़ा सा डिरेल हुई थी, ये डिरेल हुई थी और सही नहीं जा रही थी। बाद में उसको ठीक किया गया, उसको एक ट्रैक पर लाया गया है। तो ऐसे में ईरान अब मध्यस्थता शायद भारत की नहीं चाहे, और ईरान से ज्यादा ट्रंप नहीं चाह रहे हैं कि मोदी को इस बड़े युद्ध को वो कभी नहीं चाहेंगे, बिल्कुल। हाँ, वो कभी नहीं चाहेंगे। सर गौरव जी कुछ कहना चाह रहे थे सर। हाँ, ये प्रेजेंट करता था कि ये सुपर पावर है। अभी लोगों को ये समझ में आना शुरू हो गया है कि सुपर पावर तो नहीं है, बट एटलीस्ट सुपर कंट्रोल कर रखा है। हाँ। तो मैंने एक चीज सुनी थी कहीं पर कि जो अगर कोई रेस होती है तो फर्स्ट वाला जो इंसान जो फर्स्ट आ रहा होता है, जीत रहा होता है उस रेस को, अगर वो ऐसा एक थॉट प्रोसेस में आ जाए कि भाई मैं तो फर्स्ट ही आ रहा हूँ, बाकी तो सारे मेरे से पीछे हैं, हमेशा पीछे वाले देशों के पास हमेशा एक ऑप्शन है कि अच्छा करके आगे आना। सो अब ट्रंप साहब को मुझे लगता है इंटरनली इस वक्त ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई होगी कि उनको ये लगता है कि वो टॉप स्पॉट कहीं ना कहीं लूज करेंगे, और भारत जैसा देश जो कि क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने स्ट्रांगली हम चल रहे हैं, वो देश और एक यूनाइटेड होके चल रहे हैं। उन्होंने बहुत तरीके से फूट डालने की कोशिश करी, अलग अलग देशों ने करी, चाहे वो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पाकिस्तान हो जाए दूसरे देश हो, हर जने ने उस स्थिति का फायदा उठाने, बट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने इस चीज को और भारत को टस से मस नहीं होने दिया। और इसीलिए मुझे लगता है कि एनसीईआरटी या हमारे फ्यूचर की जो बुक्स में मोदी जी का नाम शायद सबसे ऊपर एक स्ट्रांग प्रधानमंत्री के रूप में, सबसे स्ट्रांग प्रधानमंत्री के रूप में आएगा। सेकेंडली, अगर हम बात करें आज ईरान की, ईरान ने स्ट्रेटेजाइज अपनी पोजीशनिंग इतनी अच्छी करी है, यूएस ने सैंक्शंस लगा रखी थी, बट इंडिया ने फ्रेंडली, बिकॉज इंडिया फ्रेंडली ट्रीटी के अंदर ईरान से है इन्वॉल्व। सो ईरान आज भी हम लोगों के पास एक महीने के अगले टाइम है जहां हमारी फ्रेंडली नीति ऑलरेडी अभी कंटिन्यू चल रही है, एंड इंडिया इज नॉट अंडर एनी काइंड ऑफ प्रेशर, वेदर इट इज अ कंट्री, स्ट्रॉन्ग कंट्री, मे बी अ स्ट्रॉन्ग कंट्री लाइक यूएस, मे बी अ स्ट्रॉन्ग कंट्री like Russia. So India is not now a weak country. It is in a very strong political power, and India is growing at a very great kind of इसी नोट, इसी पॉजिटिव नोट के साथ very proud of our country, our nation, our leading prime minister and our government, wherein they are leading like anything, and there is no one who could supersede India as a next superpower. And I जल्दी से एक कमेंट विपिन जी का भी जल्दी से कंक्लूड करना है सर। मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को संभाला, और अभी मध्यस्थता के अंदर कूदने की जल्दी भी नहीं करनी चाहिए। जो वो विपिन जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी देखिए, नहीं, मेरा मानना यह है कि बिल्कुल एक हिंदुस्तान के पास मौका है, जब नेतृत्व अच्छा है हमारा तो हम कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर ये भी बातें चल रही है कि अगर हम विश्व गुरु हैं तो हमें बिल्कुल करना चाहिए, एक मौका है। दूसरी बात है कि यहाँ पर 3 बड़े अहम फैक्टर्स हैं कि डिप्लोमेसी, मिलिट्री एंड इकोनॉमी। ये अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए क्या कदम उठाने हैं। अगर हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को कैसे और बढ़ावा दिया जाए ताकि रोजगार भी उत्पन्न हो, रिलायबिलिटी कम होनी चाहिए। ठीक है, इसके आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज वक्त इतना ही था, माफी के साथ हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। विपिन जी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, गौरव बस जी और विजन जी बहुत आपका धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सवाल यही है कि जब ट्रंप का संबोधन हो रहा था राष्ट्र के नाम, तो ये लग रहा था कि कोई डेडलाइन देंगे, सीज फायर की, एग्जिट टाइम का, एग्जिट लाइन की कोई रूपरेखा बताएंगे, लेकिन वो सब कुछ नहीं था। क्या कहना चाह रहे थे वो स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन शायद यही है कि वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और युद्ध में वो फंस गए हैं, और उस चक्कर में जो फंसे हैं उससे वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। बहरहाल युद्ध अभी जारी है, अभी भी 34 दिन हो गए हैं, कुछ रास्ता निकलता नहीं दिखाई दे रहा है, तनाव की स्थिति बनी हुई है। अर्थव्यवस्था, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।